नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर लगातार ये जो कयास लगाई जा रही थी, रायबरेली से सांसद रहेंगे या वायनाड से सांसद रहेंगे, अब खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। इस बार रायबरेली वायनाड दोनों सीटें राहुल गांधी ने जीती हैं। आपको बता दें 2019 में जब अमेठी का चुनाव वो हारे थे, तब वायनाड से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और वायनाड से चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो उस चुनाव लड़ने के बाद वहां पर राहुल गांधी जो हैं उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार भी वायनाड से उन्होंने चुनावी जीत हासिल की है और रायबरेली से भी। रायबरेली उनकी माता जो है सोनिया गांधी, उनकी सीट थी जिसको उन्होंने अब खाली किया और राहुल गांधी ने वहां से जीत हासिल की है। तो उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान गांधी परिवार रखेगा, राहुल गांधी अपनी सीट को बरकरार रखेंगे और वहीं केरला की वायनाड सीट छोड़ी जाएगी, ऐसा इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। मनोरंजन भारती, मैनेजिंग एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोरंजन जी, ये जो पूरा बात इतने दिनों से चल रही थी, वायनाड रखेंगे नहीं रखेंगे, इसके पीछे कई सारी वजह बताई जा रही थी। केरला में चुनाव भी होने हैं, उसका कहीं नुकसान ना हो जाए, और अगर रायबरेली छोड़ते हैं तो चुनाव कौन लड़ेगा? अब कम से कम उन कयासों पर तो विराम लगता नजर आ रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से अब हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ने वाले हैं और जो है रायबरेली की सीट रखेंगे। देखिए, रायबरेली से 3,90,000 वोटों से जीते, वायनाड से 3,64,000 वोटों से जीते। रायबरेली में राहुल गांधी को पिछली बार सोनिया गांधी को जितने वोट मिले थे उससे 10% अधिक वोट मिले, 66.17%। वायनाड में राहुल गांधी को 60% वोट मिले। पिछली बार जितना राहुल गांधी को मिला था उसमें 5% वोट कम हो गया था वायनाड में, जबकि रायबरेली में 10% बढ़ा है। अब देखिए, राहुल गांधी के दफ्तर ने जो लोकसभा सचिवालय उससे कांटेक्ट किया कि क्या नियम है, इसकी जानकारी दी जाए, तो वो जानकारी राहुल गांधी को दी गई है। जानकारी के अनुसार ये है कि कोई भी सांसद यदि 2 जगह से चुनाव लड़ता है और जीतता है तो जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 14 दिनों बाद जो है आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। यदि आप एक सीट नहीं छोड़ेंगे तो आपकी दोनों सीट जो है वो रिक्त मानी जाएगी। तो इसलिए कल तक का टाइम है, 18 जून तक जो है वो राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी है और ये जानकारी जो है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनको दे दी है। तो अब वो एक सीट छोड़ेंगे और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वायनाड सीट छोड़ेंगे। रायबरेली इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि यूपी की सीट है, परंपरागत सीट है, फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि यदि आपने रायबरेली छोड़ी, वहाँ पे यदि बाई इलेक्शन होता है तो अब जो स्मृति ईरानी है उन्हीं को कहीं कांग्रेस ने टिकट दे दे तो फिर एक और जो वो हाई प्रोफाइल जो है वो इलेक्शन बाई इलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं। अब कौन लड़ेगा इस पर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अभी की ये खबर है कि राहुल गांधी जो है वो कल से पहले तक एक सीट छोड़ देंगे, वो है वायनाड की सीट। बाबा, क्या कुछ ये भी समझ में आ रहा है कि अगर वायनाड का वो सीट छोड़ते हैं तो उसके बाद किसको मिलेगी? क्योंकि एक धड़ा कांग्रेस में ये कहता नजर आ रहा था कि किसी लोकल कैंडिडेट को वहां से लड़वाया जाए, कार्यकर्ता को लड़वाया जाए। दूसरा, प्रियंका गांधी को लेकर भी बहुत चर्चा गर्म है। जी हाँ, दोनों जगह जब सीट जीतने के बाद रायबरेली में भी थैंक्स के लिए गए राहुल गांधी, उसके बाद वायनाड भी गए। वायनाड में उन्होंने जब लोगों ने कहा कि आप ये सीट मत छोड़ना तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसा कैंडिडेट दूंगा आपको कि आप खुश हो जाएंगे। तो उसके बाद से सभी मीडिया में ये कयास लगाए जाने लगे कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट राहुल गांधी देंगे जिससे कि वायनाड को लोग खुश हो जाए। फिर प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा होने लगी, क्योंकि अब कहा गया कि उस वक्त तो प्रियंका गांधी को इसलिए नहीं लड़ाया गया कि उनको खाली छोड़ा गया था कि वो पूरे देश भर में प्रचार करें, एक जगह बंद के नहीं रहे। उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई थी रायबरेली अमेठी की, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। ये बाई इलेक्शन है, यदि इस्तीफा देते हैं राहुल गांधी तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, तो वहाँ से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। लेकिन कई कांग्रेस के नेताओं ने मुझे बताया कि अभी भी गांधी परिवार में इस चीज़ को लेकर के एक डिबेट चल रही है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोकसभा में रहना चाहिए और सोनिया गांधी को राज्यसभा में रहना चाहिए। क्या इससे बीजेपी को रोज के दिन एक मौका नहीं मिलेगा जो परिवारवाद का मुद्दा उठाने के लिए? तो अभी भी ये जो है इस पर जो है गांधी परिवार के अंदर डिबेट चल रही है, बातचीत चल रही है। आपने सही कहा कि ये भी मांग है कि वहाँ पर एक कोई लोकल कार्यकर्ता को दिया जाए, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन ये बात भी है कि प्रियंका के भी लड़ाने की चर्चा चल रही है। अंतिम निर्णय गांधी परिवार को करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन भारती, इस वक्त हमारे साथ ये पूरी जानकारी देते हुए। राहुल गांधी रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे
अब जो अगला सवाल होगा जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि वहां से क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आज एक बड़ा रेल हादसा हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जो कंचनजंगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी उसको पीछे से टक्कर मारी। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल हो गए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया सिन्हा ने कहा है कि इस हादसे में मालगाड़ी के चालक और सहायक चालक और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की मौत हो गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया, जिसके चलते वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गए। इस हादसे के चलते अगरतला कोलकाता जो पूरा रेल यातायात है वो बाधित हुआ है। अब तक 19 ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता ने कहा है कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेन के जो डब्बे ठीक ठाक हालत में थे उन्हें इंजन लगाकर सियालदा भेज दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो रास्ता बाधित है, जो रूट ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको शुरू कर दिया जाए। मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8। मुआवजा तो एक्सग्रेशिया जो होता है वो अनाउंस हो गया है और एनहांस्ड एक्सग्रेशिया भी अनाउंस हो गया। तो इंक्वायरी तो होगी ही, इंक्वायरी होगी, पर इंक्वायरी तो सब्सिक्वेंट है। अभी तो सबसे पहला काम रेस्क्यू है, रेस्क्यू एंड देन रेस्टोरेशन, इंक्वायरी उसके बाद। मेरा सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ? या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हम यही देखा है। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी, हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। इसे हादसे के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई के रूट भी बदल दिया गया है। सौरभ गुप्ता मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे, चलिए उससे पहले आपको जरा सुनवाते हैं इस पर कुछ रिएक्शंस और उसके बाद सौरभ गुप्ता के पास चलेंगे इस वक्त की जानकारी के लिए। हाँ, हम लोग कुछ ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने उनमें से जो हावड़ा शियालदा आने वाली है उसमें इंपॉर्टेंट ट्रेन है। गुवाहाटी से सरायघाट जो ट्रेन है हमारा 1, 2, 3, 4, 6, वो सिलीगुड़ी बागडोगरा अलुआबाड़ी होकर आ रहा है। 12510 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस वो भी आ रहा है हमारा डाइवर्टेड रूट से। आपका 22302 जो एनजेपी हावड़ा वंदे भारत है वो भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है, सिलीगुड़ी बागडोगरा अलुआबाड़ी होते हुए। और 15962 कामरूप एक्सप्रेस वो भी डाइवर्टेड रूट आ रहा है। और 3148 उत्तर बंगा एक्सप्रेस भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है। सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सौरभ, मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई हैं, रेल मंत्री वहां पहुंच गए हैं, गवर्नर का बताया जा रहा है वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल कितने लोग हताहत हुए हैं? क्या घायलों की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है? मरने वालों की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है? और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके क्या हालात हैं?
देखिए, इस वक्त रेलवेज का जो फोकस है वो ट्रैक सर्विसेज रिस्टोर करना, क्योंकि रेलवे कनेक्टिविटी को इस रूट पर रिस्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, ये बहुत अहम रेलवे रूट है। यहाँ से पूरे उत्तर पूर्व भारत और उत्तर बंगाल में ट्रेन जाते हैं, तो इसलिए ये रूट बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम देश के नज़रिए से देखें तो। दूसरी बात, यहाँ पे अब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो भी गए हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी जा रहे हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। ये सब वहाँ पे पहुँचेंगे और क्या क्या सिचुएशन है ये सब का जायज़ा लेंगे। लेकिन जो सवाल उठ रहा है इस वक्त वो है कि कवच के बारे में। देखिए, कवच एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो रेल कोलिजन के लिए प्रिवेंट करते हैं और ऐसे जगहों पे, ऐसे घटना के लिए ही वो बनाया गया था। लेकिन इस रूट पर अभी तक कवच को एक्टिवेट नहीं किया गया है, इंस्टॉल नहीं किया गया है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो सिर्फ पूरा भारतीय रेलवे की सिर्फ 1500 किलोमीटर में कवच इंस्टॉल किया गया है, बाकी पूरे रेलवेज में कवच इंस्टॉल करना बाकी है। और ये एक अहम चैलेंज है रेलवेज के लिए कि कैसे वो पूरा कवरेज जो रेलवे नेटवर्क का है उस पर करे। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस वक्त जो एक ट्रेन का जिस हिस्से को कुछ नहीं हुआ, उस हिस्से को ट्रेन से अलग करके मालदा टाउन की तरफ ले जाया गया है और न्यू जलपाईगुड़ी से जो सारे रिसोर्सेस है वो काम पे लगा दिया गया है लाइन को रिस्टोर करने के लिए। आज शाम तक, दिन के अंत तक ये लाइन रिस्टोर हो जाएगी, ऐसे बताया जा रहा है। अगर हम आपको रेलवे बोर्ड के जो चेयरपर्सन है उनके बयान के बारे में कहें तो उनका कहना है कि देखिए, जो इस मालगाड़ी है, मालगाड़ी के जो मोटरमैन थे उन्होंने शायद सिग्नल ओवरशूट किया है, रेड सिग्नल ओवरशूट किया है। तो अब तक जो बताया जा रहा है इसमें ह्यूमन एरर की संभावना हो सकती है इस घटना के, इस एक्सीडेंट के पीछे जो कारण है। अब दुर्घटना के कारण जो मोटरमैन थे मालगाड़ी में उनकी डेथ हो गई है और जो कांचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड साहब थे, ट्रेन मैनेजर थे, उनकी भी डेथ हो गई है। जो 3 रेलवे स्टाफ की डेथ हुआ है वो बताया जा रहा है, वो मोटरमैन 2 इस ट्रेन की, मालगाड़ी की और कांचनजंगा एक्सप्रेस की गार्ड की। हालांकि कांचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे 2 पार्सल वैन थे और ये पार्सल वैन रहने के कारण इस घटना में डेथ्स और इंजरीज कम हुआ है, क्योंकि जब इंपैक्ट हुआ कोलिजन का तब ये पार्सल वैन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ और जो पैसेंजर कोच थे वो काफी हद तक बच गए। हालांकि वहां से जो 5 लोगों की जान जाने की खबर आई है वो जरूर आया है। 9 लोगों की जान जाने की खबर अब तक इस घटना में आ रहे हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुखद हादसा, 9 लोगों की जान चली गई है, काफ़ी लोग घायल भी हैं। दिल्ली में रेल मंत्रालय की ओर से यहाँ पर एक वॉर रूम बनाया गया है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही है और सभी निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम रेल मंत्रालय के वॉर रूम में हैं। ये वही जगह है जहां से कब कोई दुर्घटना होती है या फिर मुसाफिरों की परेशानी को दूर करने की कोशिशें की जाती है और यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो बैठते हैं और इसी स्क्रीन के ज़रिए रेल मंत्री अभी जो दुर्घटना हुई है वेस्ट बंगाल में, ट्रेन दुर्घटना, उसका जायज़ा ले रहे थे। अभी फ़िलहाल चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निकल गए हैं और तमाम डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल यहाँ से कोशिश होती है कि एक ही जगह पे सभी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी बैठकर ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन है वहाँ पर ग्राउंड पे किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से सुविधा वहाँ पे और देने की ज़रूरत है। आप देखिए कि अलग अलग दिन पे, अलग अलग टर्मिनल पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो हैं और वॉर रूम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्घटना के वक्त में ही काम आता है या सक्रिय हो पाता है। कभी मुसाफिरों की परेशानियों को लेकर भी इस वॉर रूम की मदद ली जाती है जब वो शिकायत दर्ज करते हैं और यहीं से सुनवाई भी होती है और कई सारे मामले भी सॉल्व हुए। यहाँ पर देखिए कि तमाम जो आपको रेलवे के अधिकारी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और एक बड़ी सुविधा हो जाती है जब दुर्घटनाएँ होती है तो बड़ा सा जो LED स्क्रीन लगा हुआ है, इस स्क्रीन के ज़रिए जो ग्राउंड पे काम हो रहा होता है उसको देख पाते हैं। कोई कमी होती है तो उसको निर्देश यहाँ से दिया जाता है और ये फ़िलहाल जो है, जो वेस्ट बंगाल में कंचनजंगा और मालगाड़ी के बीच में जो टक्कर हुई है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 रेलवे के कर्मचारी हैं, जो गुड्स ट्रेन है उसके लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की मौत हो गई है। साथ में जो गार्ड हैं कंचनजंगा के उनकी मौत हो गई है और 5
यात्रियों की मौत हुई है, 25 के आसपास लोग घायल हैं। मुआवजे की घोषणा की गई है। शुरुआती दौर में ह्यूमन एरर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये वॉर रूम है जहाँ पे तमाम अधिकारी जो हैं दुर्घटना को लेकर चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से काम होना चाहिए या ट्रेन की बैकलॉग किस तरीके से होगी, उसको दूर करने की बात, वहाँ पर रिस्टोरेशन प्रक्रिया को लेकर बात, उसको दूर करने की कोशिश और कवायद जो है वहाँ पे अलग अलग विभाग के रेलवे के अधिकारियों के जरिए यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है इस वॉर रूम से की जाती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जो पोस्ट है एक्स पर अपना एक पोस्ट करके उन्होंने जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने इस पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल में हुआ रेल हादसा दुखद है। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारियों से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर जा रहे हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर एक्स पे एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि एनएफआर यानी कि नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जोन में दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर एक पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने इस पर पोस्ट करके कहा है कि पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। विगत 10 वर्षों में रेल घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा सीधा सरकार की कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिससे आए दिन यात्रियों की जान माल का नुकसान होता है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि रेलवे की देखरेख करने वाले अब कोई नहीं है। यात्रियों की सुविधा पर किसी का ध्यान नहीं है। Sudrang, rail have become totally parentless. Only you can see railway at the time of inauguration. So many talking points and so many beautification of words, and just like it's a fashion, but they don't take care about the passenger amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials, and the workers also. मणिपुर में लंबे वक्त से जारी तनाव के बीच एक अहम बैठक इस वक्त हो रही है। मणिपुर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक इस वक्त गृह मंत्रालय में जारी है। बैठक में सेना प्रमुख, मणिपुर के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। मेरी सहयोगी नीता शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, नई सरकार जब से बनी है तब से पहले जम्मू कश्मीर को लेकर और अब मणिपुर को लेकर, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है, पिछले 1 साल से ज्यादा से वहां पर हिंसा जो है वो उसकी घटनाएं जारी हैं और अभी भी वहां पर किसी तरीके की जो सुरक्षा की व्यवस्था है उस पर कई तरह की चूक और खामियां देखी जा रही हैं। आरएसएस ने भी इसका मुद्दा उठाया है। क्या अहम है इस पूरी बैठक में? बिल्कुल अंकित, जो भारत सरकार है, खास करके केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसके आगे 2 ही बड़े मुद्दे हैं। पहला है जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं और दूसरा है मणिपुर। कल जैसा कि आपने मेंशन किया कि होम मिनिस्टर ने कश्मीर पर बैठक ली थी, आज मणिपुर पर बैठक ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक वहाँ पर हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है। उल्टा नए थिएटर्स जो हैं, नए एरियाज में वहाँ पर वायलेंस जो है वो अब स्प्रेड हो रहा है। लेटेस्ट एग्जाम्पल है जिरी बामवाला
वाला, जहां जो असम के एकदम सरहदी इलाकों में है, जहां पर पिछले हफ्ते ही वायलेंस जो है वो शुरू हुआ था। वहां पर वहां के चीफ मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय है, जब वहां पे ड्रिल चल रही थी उस पे अटैक हुआ था। तो ये दर्शाता है कि कितना जो एक संवेदनशील इलाका जो है उसमें पिछले 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। रादर ये कह सकते हैं कि जो एक बंटवारा था दोनों समुदायों के बीच में, वो ज्यादा सीमेंट हो गया है। और वहां के लोगों का मानना है कि ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार जो है इस तरह की पहल कर रही है कि जो खाई दोनों कम्युनिटीज के बीच में है इसे खत्म किया जाए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मणिपुर हिंसा को जल्द ही खत्म करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो हथियार जो पिछले साल लूटे गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, जिसके चलते प्लान्ड एक्सटॉर्शंस, आर्म्ड एक्सटॉर्शंस जो हैं वो वहां पर खुलेआम हो रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली में ये जो बैठक है अभी शुरू होने वाली, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आर्मी चीफ हो, वहां के एडवाइजर हो या फिर डीजीपी हो, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक से निदारत हैं। यहाँ पर बाकी स्टेक होल्डर्स है, चीफ सेक्रेटरी तक यहाँ पर राज्य सरकार के पहुंचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है बीरेंद्र सिंह वो इस बैठक में अभी फिलहाल शामिल नहीं है। अंकित, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, यही एक जरूरी बात भी थी कि एन बीरेंद्र सिंह को लेकर, सरकार को लेकर कई सारे सवाल विपक्ष लगातार उठाता रहा है। मुख्यमंत्री इस पूरी मीटिंग में शामिल नहीं है, इसके क्या मायने लगाए जाएं नीता? इसके मायने मीटिंग के बाद ही पता चल पाएंगे कि क्या मायने हैं, क्योंकि जो होम मिनिस्टर हैं वो मीटिंग ले रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रहे हैं। आर्मी जो है, इनफैक्ट जो डेजिग्नेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एडवाइजर टू द स्टेट भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, डीजीपी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीरेंद्र सिंह जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो जब सरकार बनी थी, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तब वो यहाँ पर आए थे, लेकिन तब भी केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद अभी तक कोई ऐसा बात पता नहीं चली कि दोनों के बीच में कोई मुलाकात हुई हो। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है, जिसे चेयर जो है केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो ये मीटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस निकलेगा वो इस मीटिंग के बाद ही शायद पता चल पाएगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया नीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जैसे नीता कह रही हैं, वो भी है। सुरक्षा के इंतजामों में कहां चूक हुई और उसका क्या संदेश आगे दिया जाएगा, इस पर एक अहम बैठक इस वक्त मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय में चल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे यौन शोषण के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये सनसनीखेज मामला जो है, इसमें आरोपी पहले फेसबुक पर दोस्ती करता था और उसके बाद यौन शोषण कई महिलाओं का इसने किया। विरोध करने पर बेल्ट से पिटाई करते थे ये जो आरोपी हैं। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आरोपी बनाया गया है, जो सुपौल से लेकर नोएडा तक के लोग हैं। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को लूट करके और उनसे किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है। और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। मेरे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि चलिए मनीष जी, आपके पास मैं एक सेकंड में आता हूँ। मुझे बताया गया है कि आपसे एक सवाल नीट पर लेना है। नीट परीक्षा को लेकर जो छात्रों में बेहद नाराजगी है, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर वो कौन सी जानकारियां हैं जिसके चलते नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र को लीक करने की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई अपने हाथ में लेकर बैठी हुई है। इस मामले में परीक्षा के दिन जो प्रश्न पत्र है उसे लीक करने वाले गिरोह के 6 लोगों के साथ अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि परीक्षा संचालित
कराने वाली एनटीए से वो जो जानकारियां मांग रहे हैं वो मुहैया उन्हें नहीं कराई जा रही हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण जांच जो है वो अधर में लटकी हुई है? हमारे सहयोगी मनीष कुमार से चलिए इस बारे में और जानकारी लेते हैं। पिछले 1 महीने से अधिक से बिहार पुलिस की ईओडब्ल्यू जो है वो नीट एग्जाम में धांधली और प्रश्न पत्र लीक की जांच कर रही है। इस जांच के दौरान उसने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 लोग हैं जो प्रश्न पत्र लीक कराने के मास्टरमाइंड हैं। हालांकि जो इसका असल मास्टरमाइंड है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा 4 छात्र हैं और 3 उनके अभिभावक हैं। इन लोगों से प्रारंभिक पूछताछ में इस बात की पुष्टि तो हो गई है कि जो प्रश्न पत्र उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में मिले थे वही इस सॉल्वर गैंग ने उनसे एक रात पहले और परीक्षा के दिन सुबह में भी उनसे सॉल्व कराए थे। लेकिन ईओडब्ल्यू का कहना है कि इस जांच में जो है एनटीए कहीं ना कहीं उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है और सहयोग ना करने के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, ईओडब्ल्यू ने उनसे सभी परीक्षा केंद्र और वहां पर जो प्रश्न पत्र बांटे गए थे उसके बारे में विस्तार से जानकारी मांगी थी कि जिससे कि जो क्वेश्चन पेपर जो उन्हें एक सेंटर पर मिला था जहां पर उन्हें सॉल्व कराया जा रहा था, वहां पर जो जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े मिले थे उनसे उनकी मैचिंग कराई जा सके। उसके अलावा जो प्रिंटर था, जो प्रश्न पत्र का जो प्रिंटर था, उस प्रिंटर का नाम और उसके साथ में क्या उसका ट्रांसपोर्टेशन का क्या डिटेल्स है वो मांगा गया था। इसके बारे में भी एनटीए ने अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्ट्रांग रूम प्रश्न पत्रों को जहां रखा गया था, स्ट्रांग रूम और उसका पूरा एसओपी का क्या डिटेल्स है, ये भी ईओडब्ल्यू ने बार बार एनटीए से इसके बारे में जानकारी मांगी है। लेकिन एनटीए के द्वारा 1 महीने से अधिक हो गए लेकिन अभी तक ये जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई है और ईओडब्ल्यू का कहना है कि जब तक ये सारी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक ये जांच आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बारे में कंक्लूसिवली जो है ये कहा नहीं जा सकता कि आखिर प्रश्न पत्र लीक हुआ तो उसमें लैप्सेस कहाँ थी, किस तरीके से ये लैप्स हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा होता है कि सेंटर के बारे में डिटेल्स, कोडिंग क्या हुआ। दूसरी बात है कि प्रश्न पत्र को किस स्ट्रांग रूम में रखा गया, वहाँ का एसओपी क्या था और जो उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रिंटर था या क्या ये जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वो प्रिंटर के यहाँ से हुआ या कहीं और से, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के समय हुआ, किस प्रकार से वो, इसके बारे में सारी जानकारियां एनटीए के द्वारा अभी तक बिहार पुलिस के ईओडब्ल्यू को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण ये जांच कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। कहानियां हर दिन सुनने को मिलती है। साक्ष्य निश्चित रूप से उनका कहना है कि उनके पास में पर्याप्त साक्ष्य हैं। प्रश्न पत्र लीक हुआ उसके बारे में खुद आरोपियों ने स्वीकार किया है कि जो प्रश्न पत्र पर उनको तैयारी कराई गई वही एग्जामिनेशन हॉल में वो मैचिंग था। लेकिन उसके बावजूद एनटीए ने अगर ये जानकारियां उनसे मांगी जा रही है, अगर वो जानकारियां उपलब्ध नहीं कराती है तो ये जांच कहीं ना कहीं अधर में लटका रहेगा। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक 21 साल की लड़की की उसी के पिता ने फादर्स डे के दिन हत्या कर दी। लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये बात मंजूर नहीं थी। इसलिए आरोपी नंद किशोर रविवार रात को कैब बुक कर बेटी को कंझावला इलाके में सुनसान जगह पर ले गया और पेपर कटर से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक 21 साल की लड़की की हत्या के आरोप में उसके पिता को अरेस्ट किया गया है। लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी लेकिन उसके पिता को ये मंजूर नहीं था। लड़का दूसरी जाति का था, इसके चलते पिता ने उसकी हत्या कर दी। मेरे साथ डीसीपी रोहिणी गुरु इकबाल सिंह जी हैं। सर, क्या पूरा मामला है और कैसे केस वर्कआउट हुआ? हाँ जी, कल रात को अराउंड 9 PM हमें पीसीआर कॉल के ज़रिए पुलिस स्टेशन कंझावला में इत्तला मिलती है कि चांदपुर गांव के फील्ड्स में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। इमीडिएटली हमने रेलिवेंट सेक्शन में केस रजिस्टर किया और केस को वर्कआउट करने के लिए मल्टीपल टीम्स बनाई गई। हमारे डेडिकेटेड एफर्ट से स्पेशल स्टाफ की टीम और पुलिस स्टेशन की टीम ने विदिन 12 आवर्स इस केस को क्रैक किया और केस में हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि जो डिजीज़ लड़की थी इसके जो फादर थे मिस्टर नंद किशोर,
उन्होंने ही उसको जो है जो मर्डर किया है। और इसका कॉज जो उसने अपनी इनिशियल क्वेश्चनिंग में बताया कि लड़की जो है, इनका जो परिवार है मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता है, और जो लड़की जो थी, इनकी सबसे छोटी लड़की ये थी, इसका किसी लड़के के साथ कोई प्रेम प्रसंग था जो इंटरकास्ट था, और जिसको जो फादर और फैमिली जो है अप्रूव नहीं कर रहे थे। सर, हत्या को अंजाम कैसे दिया, घर से लड़की को कैसे ले गया और कैसे मारा? इसके फादर ने लड़की को पहले समझाने के लिए बुलाया। इसने एक कैब हायर की थी, उस कैब को ले जाके ये अपने जो इसकी डॉटर थी, इसके बेटे के पास रह रही थी नरेला में, तो वहाँ पे इसने कैब लेकर गया, वहाँ से बुलाया, कैब में बिठा के इसको बोल के कि मैंने बात करनी है, समझाना है, घर लेके जाना है। तो रास्ते में कंझावला के गांव जो पड़ता है, तो वहाँ फील्ड्स में ले जाके इसने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। प्रोफाइल क्या है फैमिली का पूरा? जो फादर हैं वो क्या करते हैं? जो एलिज्ड है ये ग्लास फिटिंग का काम करता है, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, और बाकी जो एलिज्ड का जो बेटा है वो एक किसी फैक्ट्री में काम करता है। बाकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आगे हमारी क्लियर हो जाएगी और बात। क्या पेपर कटर से गला काटा था लड़की का? हाँ जी, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है जो कि इसने यूज़ करता था अपने काम में। बाकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और कुछ पता चलता है विल अपडेट। हत्याकांड में कोई और भी शामिल है या इसके अकेला ही शामिल है? अभी तक तो अकेला फादर का ही रोल आया है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल दी एंगल्स। किसी और का भी कोई रोल आता है तो वी विल डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट। तो बिल्कुल पिता को अरेस्ट किया गया है और उससे लगातार जो पूछताछ है वो चल रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। लोकसभा की 25 सीटों में से 11 सीटों पर हार को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट भी सौंपी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। बजट को लेकर भी चर्चा हुई है। राजस्थान अहम राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले साल ही जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में जब 2019 के चुनाव में 25 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और इसको लेकर खासी चर्चा हुई। कई लोगों ने यह भी कयास लगाया कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये जो इस वक्त की मीटिंग है ये बहुत अहम है। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की जो मैंने 11 सीटें यहां पर जीती हैं, 9 कांग्रेस और 2 उनके सहयोगियों ने। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत पारिक। सुशांत, क्या मायने लगाए जाएं इस मीटिंग के? 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की हारी और कई कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित है या नहीं। का तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुलाकात लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद पहली बार हो रही है और पूरा जो एक रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था दिल्ली से, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर गए सीएम। हालांकि रिपोर्ट कार्ड पहले से तैयार था, लेकिन अचानक इनको दिल्ली बुलाया गया। आज जयपुर में कुछ मीटिंग थी सीएम की, वो कैंसिल करके दिल्ली वो गए। करीब 1.5 घंटे पीएम आवास पर ये मौजूद रहे हैं भजनलाल शर्मा। हालांकि अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए तो कुर्सी जो है उनकी सुरक्षित है, लेकिन इस रिपोर्ट में जिस तरीके से राजस्थान के नेताओं की आपसी गुटबाजी, संगठन की निष्क्रियता या फिर जातीय समीकरणों को साधने में भाजपा की जो नाकामी रही है, उसके आधार पर सत्ता और संगठन के स्तर पर कुछ कड़े और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जाएगा, इस तरह की खबरें हैं। और मंत्रिमंडल फेरबदल में राजस्थान के वो नेता जो अपनी लोकसभा सीट नहीं जीता पाए या उस तरीके से वो सक्रिय नहीं रहे, उन पर भी गाज गिर सकती है। तो ओवरऑल एक फीडबैक दिया है पीएम को और माना जा रहा है कि जल्द ही इस फीडबैक का, इस रिपोर्ट का असर राजस्थान भाजपा की सियासत पर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। इसे लेकर जबरदस्त राजनीति इस वक्त चल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राज्य खुद टैक्स बढ़ा रहा है और फिर कह रहे हैं कि किसी और की गलती है, कि इसमें केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्रीय सरकार ऑल्सो कलेक्ट्स टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, पर हम अपनी तरफ से उसको कम कर रहे हैं। तो
एक्सपेक्टेशन यह है कि स्टेट गवर्नमेंट should also reduce its tax burden, whatever taxes that they levy. अब ये कर कह रहे हैं कि आपने टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये किसी और की गलती। अरे भाई हमने तो एक्सप्लेन किया, हमने कम किया है। सो इसका कोई लॉजिक नहीं निकल रहा इनकी बात में। और जो हमने खास इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, ये ऐसे रेट्रोगेट स्टेप्स लेंगे तो दिस गोज अगेंस्ट व्हाट दे हैव बीन सीकिंग। और सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं ये, और इन्होंने एक लेबोरेटरी टेस्ट केस बना दिया। मैं सही बता रहा हूं, ये लेबोरेटरी टेस्ट केस है कि जो भी ये प्राइस राइज के बारे करते हैं, दे हैव नो इंटरेस्ट इन एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग इट।